आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। परसों वहां पे चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ वहां पे स्थितियां हैं? हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से के रायपुर से हमारे साथ धीरज कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारे 2 सहयोगी भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव हैं और अजीत द्विवेदी जी हैं। शुरुआत मैं सबसे पहले धीरज आपके पास आना चाहूंगा। आप इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। बाकी बचे हुए सीट के लिए परसों चुनाव होने वाले हैं। हमने पहले चरण में देखा बम्पर वोटिंग हुई थी, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तो और भी ज्यादा वोटिंग हुई। परसों चुनाव होने वाले हैं, क्या उम्मीद करें कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई उस रिकॉर्ड को भी इस चरण में तोड़ दिया जाएगा, लोग भारी संख्या में आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दूसरे चरण का जो प्रचार अभियान है, प्रचार अभियान का शोर आज शाम 5 बजे बंद हो गया। दोनों दल के नेता शाम 5 बजे तक जनता के बीच इनिशिएटिव का एक करते हुए पहुंचते रहे। आज सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे दुर्ग जिले में रोड शो किया। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैशाली में एक रोड शो किया और जनता को संबोधित किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई रैलियां छत्तीसगढ़ में हुई। कुल मिलाकर ये कोशिश हुई कि जनता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार प्रथम चरण के मतदान में जनता ने बम्पर तरीके से वोटिंग किया और उस इलाके में वोटिंग किया जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि वहां लोग डर और भय आतंक के साए में जीते हैं। वहां भी बम्पर वोटिंग हुई और सबसे अधिक वोटिंग जो हुई वो बस्तर इलाके में हुई, जिसको कि लाल गलियारा कहा जाता है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। तो पहले चरण के वोटिंग में लोगों को इस तरीके का अनुमान नहीं था, खास करके चुनाव आयोग को भी इस तरीके का अनुमान नहीं था। और आपने स्टोरी भी की थी धीरज की एक ऐसी पोलिंग बूथ जहां की 23 साल के बाद लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार चुनाव आयोग से जबकि हमारी बात हुई तो उन्होंने जो मुझे आंकड़े दिए उस आंकड़ों के मुताबिक 126 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जहां की आजादी से जिस मतदान केंद्र आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ। और सबसे अहम बात कि जिन हाथों से बंदूकें चलती थी, जिन हाथों से गोले बरसते थे, उन हाथों पे जो लोकतंत्र की स्याही चढ़ी हुई थी। और ये देखने वाली बात थी कि किस तरीके से लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर नक्सली के बंदूकों को रोक रहे थे और लोकतंत्र जीत रहा था। इसी तरह अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटों में कई सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पाटन सीट की अगर हम बात करें तो वहां से भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ विजय बघेल उम्मीदवार हैं जो कि दुर्ग जिले के सांसद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3,80,000 वोटों से वहां जीत हासिल की थी। और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो खड़े हैं, पाटन विधानसभा क्षेत्र ने बीजेपी को 23,000 वोटों से बढ़त दिलाई। और एक तीसरे उम्मीदवार भी वो यहाँ हैं जो छत्तीसगढ़ के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे अमित जोगी, वो भी मैदान में हैं। इसके अलावा लोरमी का सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरे चरण का जो मतदान है छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यही जो दूसरे चरण का मतदान ही तय करेगा कि किस दल के पास सियासत की कुर्सी मिलेगी। धीरज हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास लौटेंगे, रुक करेंगे अब सीधे हमारे सहयोगी। दूसरा चरण जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप रुक करेंगे मध्य प्रदेश का हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और जैसा कि हमने देखा कि आखिरी चरण में भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया तमाम पार्टियों की तरफ से। परसों वो दिन जिस दिन की लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूं आदित्य की पूरे चुनाव प्रचार को आपकी निगाह में एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर बाकी जो पार्टियां हैं, आपकी निगाह में?
देखिए, रैलियों का दौर देखने को मिला, बहुत ताबड़तोड़ जिसे कहें इस चुनाव में, और बड़े दिग्गजों की रैलियां बहुत ज्यादा, जिसे कहें कि जो पिछले चुनावों में शायद इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलती थी, वो इस बार बहुत ज्यादा रही। रिपोर्ट कार्ड अब देखने का समय आ चुका है, अगर देखें, क्योंकि अब 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। भारतीय जनता पार्टी का अगर रिपोर्ट कार्ड में आपको बताऊं रैलियों का, तो सबसे ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री ने की हैं, 160 रैलियां पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने की हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 रैलियां की हैं, और तमाम प्रदेश संगठन जो है, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, तो करीब 40 से 50 रैलियां उनकी हुई हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री की बात करें तो 15 रैलियां या रोड शो मिला ले तो उसका फिगर प्रधानमंत्री का 15 आता है। गृह मंत्री अमित शाह 21 बार मध्य प्रदेश में रैलियां और सभाओं के जरिए पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी करीब 11 से 12 रैलियां और सभाएं की हैं। कुल मिलाकर असीम देखा जाए तो अब प्रचार तो थम गया है, रास्तों में हम देख रहे हैं कि जो शोरगुल होता था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पर्चियां बांट रहे हैं तमाम प्रत्याशी, और उन पर्चियों के जरिए जो है डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में अभी भी मतदान करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब कुछ घंटे बचे हैं। अब ये कह सकते हैं कि जिन 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश का ये पूरा रण चल रहा है, उन 230 के लिए प्रत्याशी अभी भी आखिरी घंटों तक, आखिरी मिनटों तक भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हाईटेक पूरा ये चुनाव रहा है असीम, और इस पूरे हाईटेक चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल की बात की जाए, चाहे प्रचार प्रसार में बात की जाए, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अजीत, हमने ये भी देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या बाकी राज्यों की बात हो जहां चुनाव हो रहे हैं, जो सेंट्रल पॉइंट रहा वो विकास का रहा। हमने देखा कि कई राज्यों में जाति आधारित बातें होती थी, लेकिन अब वो कहीं पीछे छूट गई है वो सारी बातें। हर चुनाव में, खासकर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास है, विकास का मुद्दा है, डबल इंजन सरकार का मुद्दा है। इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से बीजेपी का और बाकी पार्टियों का जो रणनीति रही मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शुरुआती समय से ही जो यहाँ पर कांग्रेस थी वो लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी को मुद्दा यहाँ पर बना के चल रही थी। यहाँ पे जो नेता है, यहाँ दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, वो लगातार शुरुआती दौर से ही यहाँ पर भ्रष्टाचार और विकास को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति है उसको लेकर बात कर रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में जो काम नहीं हो पाए हैं और किस तरीके से सरकार जो है वो गिराई गई थी, उसको लेकर मुद्दा एक बना रहे थे। लेकिन जब बड़े नेता यहाँ पर आए, केंद्रीय नेता यहाँ पर आए कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो रैलियां हुई मध्य प्रदेश में, वहां से जातिगत जनगणना और जो ओबीसी का आरक्षण, ये मुद्दे अचानक से यहाँ पर आ गए मध्य प्रदेश में, और जो कि बिल्कुल असहज थे यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार लंबे समय से, सालों से जो है कांग्रेस ये विकास को लेकर बात कर रही थी, यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रही थी, कमीशन को लेकर बात कर रही थी, किस तरह का कमीशन राज चल रहा है, ये तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पे। लेकिन देखिए, यहाँ की जनता भी समझती है कि अचानक से इस तरह के मुद्दे आना कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता भी असहज हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय नेता वो भी असहज हो गए। शायद इसीलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उन मुद्दों पर नहीं गए। लेकिन हम बात करें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वो लगातार इन मुद्दों को चुनाव रैलियों से उठाते रहे हैं। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति कभी भी इस तरीके से जात पात पे या धर्म पर आधारित नहीं रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा विकास पर आधारित रही है, और यहाँ पर विकास ही प्रमुख मुद्दा रहा है। 2003 में जब बीजेपी यहाँ पर लगातार आना शुरू हुई थी सत्ता में, तब भी विकास का मुद्दा ही यहाँ पर प्रमुख था, और आज भी विकास का मुद्दा ही यहाँ पर प्रमुख है। तो 2003 के बाद फिर लगातार जब सरकारें बनती रही बीजेपी की, और हम कहें 18 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो भी विकास के मुद्दे पर ही आई थी। तो बाद में इन पार्टियों को लौटना पड़ा कि विकास का ही मुद्दा जो है वो प्रमुखता से रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के नेता रहे हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी बाद में विकास के मुद्दों पर वो आए, उन्होंने बात करी कि हम किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो उन्होंने दिखाया कि हम तमाम वादे किए उन्होंने, किस तरीके से हम तमाम वर्गों का विकास करेंगे, उनको साधने की कोशिश की, जिसमें कि महिला, उसमें बुजुर्ग, उसमें जो युवा है, उन पर खास फोकस किया गया, उनको खास तवज्जो दी गई, और तमाम जो घोषणाएं की गई है मैनिफेस्टो में, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। हालांकि फ्री बीज जो है वो बहुत ज्यादा है। इस बार जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस का और बीजेपी का, उसमें मुफ्त की रेवड़ियां बहुत ज्यादा है। लेकिन जनता अब इसको किस तरीके से लेती, क्योंकि ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो रहा है कि इस तरह की घोषणाएं की गई हैं, बम्पर घोषणाएं की गई हैं, और बिल्कुल बेतहाशा ये घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं को कितना, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है तो अमली जामा पहनाती है, कौन सी पार्टी कितनी घोषणाओं को पूरा कर पाती है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जो 3 राज्यों में चुनाव हुए तो उनमें हम देखें, कर्नाटक में, हिमाचल में, वहां पर घोषणा की थी, उसको पूरा नहीं कर पाई पूरी तरीके से। अगर आप बात करें वर्तमान में जो घोषणा की थी 2018 में जब सरकार बनी थी, तब घोषणाएं की गई थी, किसान की कर्ज माफी की बात करें, या फिर हम बात करें कि जो
जो बेरोजगार थे उनको भत्ता देने की बात थी, वो नहीं हो पाया। बीजेपी की भी कुछ घोषणाएं थी, वो भी लंबित पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अब जनता समझ रही है कि उनको विकास के मुद्दे पे काम करना है, और वो जनता अब विश्वास करेगी कौन सी पार्टी में विश्वास करती है, किसकी घोषणा पर वो ज्यादा भरोसा करती है, और फिर उनको किस तरीके से, अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जनता पे किस तरीके से दबाव बनाती है उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब देखिए, अब वोटर सिर्फ वोट देकर शांत नहीं बैठता है। अब वोटर जो है तमाम माध्यमों से जो है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अब ज्यादा मुखर है पहले की अपेक्षा, जागरूक हो रही है, को प्रयोग करके कहीं ना कहीं जनता पे सरकारों पे दबाव बनाता है, और ये जनता देखिए अब पहले जैसा वोटर नहीं है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने में आया है, फ्रीबीज के रूप में सामने आया है। तो दोनों ही पार्टियां जो है प्रमुख दल मध्य प्रदेश में, दोनों ही इसके माध्यम से साधने की कोशिश की है। बिल्कुल, समय अब परसों है, 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ ये वादे, ये दावे कितने रंग लाते हैं, ये परसों पता चल जाएगा जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, आपका हमारे साथ रायपुर से जुड़ने के लिए। आदित्य श्रीवास्तव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।